शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनम शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। नागौर जिले में पिछले कुछ दिनों से बच्चों को उल्टी, दस्त और बुखार के बाद मौत के कहर से सामना हो रहा है। चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। लगातार एक के बाद ऐसे मामले आ रहे हैं। हाल ही में आइसक्रीम खाने से कई बच्चे बीमार हो गए थे और आखिर में 3 की मौत हो गई थी। पेश है मेड़ता रोड से हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी की एक खास रिपोर्ट। नागौर में मेड़ता रोड के पास बामनवास गांव में कुल्फी खाने से 3 बच्चों की मौत के बाद अब एक नया मामला सामने आया है। तेज बुखार और उल्टी दस्त से एक 12 साल के बच्चे की और मौत हो गई है। 15 मई की दोपहर मेड़ता शहर के अमरनगर लोहारपुरा में गोपाल पुत्र दयाराम रोहाल 12 वर्षीय को तेज बुखार आया था। अस्पताल लेकर पहुंचे तो चिकित्सकों ने अजमेर रेफर कर दिया, जहां बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद चिकित्सा विभाग ने घर और मोहल्ले में पानी के सैंपल लिए। साथ ही फूड और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अलग अलग शहरों में हो रही पेप्सी की बिक्री के नमूने लिए। बच्चों की जो चुस्की आती है उसे पेप्सी कहते हैं। टीम ने एक दिन पहले ही मंगलवार को 60 और बुधवार को 200 घरों का सर्वे करके पानी के सैंपल लिए। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार दिवाकर ने बताया है कि गोपाल को तेज बुखार था, उल्टी दस्त हो रही थी। मामले की गंभीरता देखते हुए उन्हें मेड़ता से अजमेर रेफर कर दिया, जिसके दौरान उसकी रात में ही मृत्यु हो गई। अब विभाग की टीम चेती है और आसपास के इलाकों में पानी के सैंपल ले रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल की टीम मेड़ता पहुंचकर अलग अलग कुल्फी बेचने वाले, पेप्सी बेचने वालों के सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अग्रवाल ने बताया कि टीम ने हड्डीपुरा, जनता कॉलोनी, चौमुखा, महादेव मंदिर के पास सोजती केट, पानी की टंकी, जैतारण चौकी स्थित लक्ष्मी किराना और रॉयल फूड कलेक्शन सहित कई फर्मों से पेप्सी के सैंपल लिए। इसी तरह मृतक गोपाल के घर के पानी का सैंपल भी लिया है। इसी तरह लोहारपुला क्षेत्र निवासी बबलू पुत्र राजू लोहार को भी तेज बुखार हुआ और उल्टी दस्त के बाद उन्हें भर्ती कर दिया गया है। टीम ने एक दिन पहले मंगलवार को 60 और बुधवार को 200 घरों में पानी का सैंपल लिया है। मेड़ता रोड के कई बच्चों में तेज दिमागी बुखार से ये बीमारी फैली है। एक ही मोहल्ले के 3 बच्चों की मौत हो गई है। चौथा बच्चा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हालांकि परिजनों की ओर से आइसक्रीम खाने के बाद फूड पॉइजनिंग से जुड़ा मामला भी बताया जा रहा है, लेकिन सामने भी आ रहा है कि एक बच्चे की दिमागी बुखार से मौत हुई है। उसके पिता मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। फिलहाल जांच जारी है और चिकित्सा विभाग लगातार इस पर काम कर रहा है। मेड़ता क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जारोड़ा कला में अंग्रेजी व्याख्याता के पद पर कार्य कर रहे मोहम्मद अख्तर नदीम को शिक्षा विभाग ने अब प्रिंसिपल का पद सौंपा है। पेश है मेड़ता रोड से हमारे पत्रकार एजाज अहमद उस्मानी की एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में खाली पदे 280 प्रिंसिपलों के पदों को लेकर शिक्षा विभाग ने एक सूची जारी की थी, जिसमें जारोड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कई महीनों से खाली पड़े पद को अब भर दिया गया है। विद्यालय के ही अंग्रेजी के लेक्चरर मोहम्मद अख्तर नदीम को प्रिंसिपल का पदभार सौंपा गया है। शिक्षा विभाग के आदेशों की पालना करते हुए विद्यालय के अंग्रेजी व्याख्याता मोहम्मद अख्तर नदीम ने गुरुवार को विद्यालय में प्रिंसिपल का पद ग्रहण कर लिया। पदस्थापन के दौरान विद्यालय में स्टाफ और अन्य कई विद्यार्थी मौजूद रहे। पदस्थापन के बाद विद्यालय परिवारजनों और विद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर अन्य सरकारी सेवाओं में सेवारत पूर्व विद्यार्थियों ने एक आयोजन कर मोहम्मद अख्तर नदीम का साफा और माल्यार्पण का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर चुके पूर्व छात्रों ने संबोधित करते हुए कहा कि नदीम सिर्फ पिछले 26 सालों से इस विद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने इसमें कई मिसालें पेश की। वो सामाजिक और राजकीय दोनों क्षेत्रों में अव्वल हैं। विद्यार्थियों ने कहा है कि नदीम सर द्वारा ग्रहण की गई शिक्षा का ही नतीजा है कि आज हम लोग राजकीय सेवा में सेवार्थ है। पूर्व में विद्यार्थियों ने यह भी बताया कि नदीम सर द्वारा दी गई शिक्षा के बाद विद्यार्थी को किसी भी डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं आई है और उनकी इंग्लिश इतनी शानदार हो गई। इसका श्रेय मोहम्मद अख्तर नदीम सर को ही जाता है। आज हमें हमारे सर को प्रिंसिपल के पद पर देखकर गौरवान्वित महसूस हो रहा है। इस दौरान विद्यालय के अध्यापक सुरेश चंद निंदावत ने कहा है कि विद्यालय में चाहे शिक्षा का काम हो या अन्य तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज हो, नदीम सर हमेशा ही सब में आगे रहते हैं और आज वे जिस पद के हकदार है वह उन्हें मिल चुका है। इस अवसर पर मोहम्मद नदीम साहब ने प्रिंसिपल बनने पर सभी विद्यालय के स्टाफ और ग्रामीण जनों का शुक्रिया अदा किया। कार्यक्रम के दौरान नदीम सर के साथ ही सुरेश चंद इंदावत, श्रवण राम मांडा, ओपन सिंह चांदावत, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जारोड़ा खुर्द के प्रधानाचार्य मदन चौधरी, पूर्व विद्यार्थियों में अनिल जाजड़ा, बनवारी लाल, बिश्नोई, मनी राम,
राम अवतार मुंडेल, राम अवतार महरिया, अनिल बिश्नोई, राजेंद्र बिश्नोई, जब्बार भुट्टा, सुमन मुंडेल, राम प्रसाद रातंगवाल, सुनील बिश्नोई, रामचरण सहित अनेक पूर्व विद्यार्थी और स्टाफ मौजूद रहा। निवर्तमान प्रधानाचार्य श्रीमान सुरेश चंद जी और यहाँ पर विराजमान समस्त मेरे साथीगण और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे समस्त महानुभाव जिनको मौका मिला है इस स्वर्ग जैसे विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने का, तो इस आदरणीय गुरु जी के पदस्थापन प्रधानाचार्य के रूप में पदस्थापन के शुभ अवसर पर आज एक बहुत ही खुशी का माहौल है और हमें मौका मिला है कि एक बार फिर से आज से लगभग 10 साल पहले हम इस विद्यालय में विद्यार्थी के रूप में हमारा सौभाग्य था कि हम आए थे, गुरु का सानिध्य था और आज 10 सालों के बाद में इस युवा शक्ति के साथ गुरु जी को वापस सत्कार समारोह में सानिध्य मिल रहा है, ये हमें बड़ी खुशी की बात है। मैं इस अवसर पर मेरे खुद के जीवन के कुछ जो अनुभव है वो इस मंच के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। मेरा जो पैतृक गांव है सिरसला, मेरी कक्षा 1 से 8 तक की एजुकेशन सिरसला में हुई थी और वहाँ 8वीं तक की स्कूल थी और कक्षा 9 में प्रवेश लेने के लिए हमें कहीं अन्यत्र जाना था। तो हमारे गांव का जो नज़दीकी स्कूल है वो ग्राम पंचायत ढावा में था, सीनियर स्कूल। तो घर वालों का तो सभी का यही कहना था कि आप ढावा चले जाओ, क्योंकि जारोड़ा स्कूल का उस समय डिसिप्लिन कह दो या थोड़ा टाइट था, 9th क्लास में फेल भी होते थे बच्चे, इसलिए एक डर का माहौल था पूरे गांव में, क्योंकि उस समय इतना पढ़ाई का माहौल था नहीं। सभी डरते थे कि अगर जारोड़ा जाएंगे फेल हो गए तो क्या होगा। तो मेरे साथ ही मेरे बड़े भाई थे, हम दोनों क्लासमेट हैं, जिनका नाम मेमाराम जी, वो भी यहीं पढ़े मेरे साथ। उनकी जिद थी कि मैं तो ढाबा जाऊँगा और मेरी जिद थी कि नहीं मैं जारोड़ा जाऊँगा। फिर उस जिद में मैं बाजी मार गया और हम दोनों भाई का एडमिशन यहाँ जारोड़ा हो गया। और ये कहते हैं ना किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट होता है, मेरे जीवन का वो एक टर्निंग पॉइंट था कि हम दोनों भाइयों का एडमिशन यहाँ जारोड़ा हो गया कक्षा 9 में। अगर ईमानदारी से मैं कहूँ तो कक्षा 8 तक अंग्रेजी विषय में मैंने रटे मारे थे, स्टोरी है, पैराग्राफ है, ये सब कुछ रट के याद कर लिए थे, लेकिन वास्तव में अंग्रेजी भाषा क्या होती है, अंग्रेजी का ज्ञान क्या होता है, रियली में मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं था और टेंस ईमानदारी से कभी पढ़े ही नहीं थे। यहाँ एडमिशन लेने के बाद शुरुआती दिनों में, तो शुरुआती दिन नई स्कूल में थोड़े संघर्ष में होते ही हैं और कक्षा में भी मेरे से बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे यहाँ पर, तो थोड़ा मैं हतोत्साहित हुआ था क्योंकि वहाँ पर मैं टॉपर था और यहाँ आने के बाद क्लास में 10वां 12वां स्थान था, तो थोड़ा सा डर भी था कि पता नहीं कैसे कर पाएंगे। लेकिन प्रतिदिन की जो सर की क्लास होती थी और सर की जो मुख्य विषय थे उनमें से एक विशेषता ये कि सर एनकरेज बहुत अच्छा करते हैं। यदि चारों वेदों को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं तो सार प्राप्त नहीं कर सकता। पढ़ वो बलि लेगा शैक्षिक ज्ञान की वजह से, लेकिन सार नहीं मिलेगा, मक्खन नहीं मिलेगा, क्रीम नहीं मिलेगी उसके अंदर से। तो गुरु होगा तो ही मक्खन प्राप्त होगा और गुरु के बिना कोई व्यक्ति चरम सीमा को प्राप्त कर ही नहीं सकता, श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता, पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच सकता। तो ये गुरु ही है। जो गुरु क्या करते हैं, वो शिष्य को अपने समान बना लेते हैं। जो पारस होता है वो तो लोहे को कंचन बनाता है, लेकिन गुरु होता है वो अपने समान बना लेता है। ये केवल और केवल गुरु में ये गुण है और संसार के किसी भी प्राणी के अंदर ये गुण नहीं है। इसलिए गुरु वास्तव में पूजनीय है, गुरु की महत्ता है। गुरु का तो बखान जितना करें उतना संसार के अंदर कम है। मैं ज्यादा न कहकर मैं आप लोगों से ही मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोगों के अंदर और भी अपने कोई भाव व्यक्त करना चाहें तो वो आए अपने और अपने भाव व्यक्त करें। आंखों में उम्मीद और आंसू लिए एक परिवार दर दर भटक रहा है। परिवार की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की पिछले 8 दिनों से लापता है। पेश है मेड़ता रोड से हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी की एक खास रिपोर्ट। मेड़ता सिटी के कुराड़िया गांव निवासी हरिराम पुत्र मांगूराम और रणजीत पुत्र कृष्णाराम वाल्मीकि ने जीआरपी प्रभारी केंद्र वाराणसी को रिपोर्ट पेश कर बताया है कि अपने परिवार के साथ 13 परिजन वाराणसी दर्शन करने आए थे। दिनांक 9 मई की गुरुवार को परिजन रेलवे स्टेशन के करीब सो रहे थे। 8:25 पर आंख खुली तो उन्होंने देखा है कि उनकी भतीजी नीतू पुत्री विनोद वाल्मीकि वहां से गुमशुदा थी। इसके बाद पुलिस ने धारा 363 के तहत अपहरण का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। नीतू ने लाल कलर का टी शर्ट आर्मी पैंट पहना, उसका रंग सांवला, उसके पास एक गुलाबी कलर का बैग और खुद का आधार कार्ड भी है।
आपको भी अगर वह कहीं दिखे तो आप इन नंबरों पर सूचना दे सकते हैं 7837091281 9929982372। हमारी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर सूचना दे सकते हैं। लापता नीतू के बड़े भाई रवि ने बताया कि हम परिवार के 13 सदस्य वाराणसी दर्शन के लिए 8 मई को मेड़ता रोड से मरुधर एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़कर पहुंचे। मेहंदीपुर बालाजी जयपुर से 5 औरतें हमारे साथ बैठी थी। हमने इनका नाम पूछा तो 5 में से दीक्षा, मुन्नी और माया, इन तीनों ने अपना नाम बताया, जबकि बड़ी बहन ममता ने औरत को दीक्षा के बारे में पूछा तो वह कहा वाराणसी ससुराल है, पति पंकज पुलिस में है, मृत्यु हो गई है। दीक्षा ने बताया उनके यहाँ एक लड़का भी है। यह भी कहा कि मेरे ससुराल वाराणसी में पड़ोसी की शादी है, आपको भी दावत सभी को आना है। बाकायदा उसने खुद के नंबर भी दिए जो कि हैं 8840299067। दूसरी साथी औरत मुनि ने कहा मैं अनाथ आश्रम वाराणसी में बच्चों को पालती हूँ। इन बातों के बीच हम परिजन 9 मई को वाराणसी जंक्शन पर उतरे, तभी 5 औरतें भी साथ में वही उतरी। उनमें से 3 औरतें तो जंक्शन से चली गई, बची 2 औरतें दीक्षा और माया करीब 20 मिनट बाद वहां से चली गई। परिजनों का कहना है इन औरतों का फोन लगातार लाइन पर था। ममता को परिजनों से खाना खाने के लिए औरतें बार बार फोन करती रही, आखिर उसने फोन को रिसीव किया और खाना खाने से मना कर दिया। शाम को वाराणसी जंक्शन पर परिजन सोने के लिए आ गए। बड़े भाई रवि ने बताया कि परिजन सो रहा था, इस बीच में फोन चार्जिंग के लिए उठा तो नीतू खड़ी थी। मैंने सोने को कहा तो नीतू ने कहा मुझे नींद नहीं आ रही है, उल्टी और जी घबरा रहा है। इतने में रवि मीटिंग रूम से फोन चार्जिंग के लिए ऊपर आ गया, वापस आया तो नीतू गायब हो चुकी थी। उसके बाद माइक स्पीकर से अनाउंसमेंट भी किया गया, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, लेकिन कोई पता नहीं चला। इधर पिता विनोद और चाचा नंदकिशोर को तलाश करते करते 8 दिन हो गए, लेकिन नीतू का कहीं अता पता नहीं है। उसकी मां ममता ने 8 दिनों से खाना नहीं खाया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अगर आपको कहीं पर भी ये दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना करें या दिए गए नंबर पर सूचना करें। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में संविदा पर लगे कर्मचारियों को अब रेलवे की तरफ से कई तरह की सौगातें मिलेगी। पेश है मेड़ता रोड से हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी साहब की एक खास रिपोर्ट। रेलवे में संविदा पर लगे कर्मचारियों को अभी तक प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती थी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है उन्हें, यानी एक तरह से आप रेलवे के दिहाड़ी मजदूर कह सकते हैं। अब इन संविदा कर्मियों को प्रतिदिन वेतन के साथ ही दुर्घटना बीमा, मेडिक्लेम, रेलवे से संबंधित सुविधाएं देने का निर्णय किया गया। रेलवे ने सभी संविदा कर्मियों के फॉर्म भी अपडेट कर दिए हैं। रेलवे की ओर से टीम के 5 सदस्य मेड़ता रोड पहुंचे और संविदा पर लगे दस्तावेज प्राप्त कर उन्हें तुरंत प्रभाव से अपडेट भी कर दिया। अपडेट हुए सभी संविदा कर्मियों को अब रेलवे की ओर से आईडी कार्ड, जैकेट, हैंड ग्लव्स और हेलमेट जिससे रक्षा कवच भी दिए जाएंगे। रेलवे की टीम ने आए एक सदस्य नितिन मंगल ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम रेलवे द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसके दौरान रेलवे में संविदा पर लगे माल गोदाम, डेमो शेड में लगे सभी संविदा कर्मियों को पूर्ण कर्मचारी लाभ मिल सकेगा। रेलवे विभाग के इन कर्मचारियों ने रेलवे विभाग का आभार व्यक्त किया है। जी सर, अपना नाम बताइए। नितिन मंगल। सर, जानना चाहूँगा कि आप ये जो कर्मचारियों के ये फार्म भर रहे हैं, किस प्रकार के फार्म भर रहे हैं, क्या ये फॉर्म भरे जा रहे हैं जो रेलवे से श्रमिकों को जो स्कीम मिलती है, उनको सुख सुविधाएं मिलती है, उसके लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। इसमें श्रमिक यूनियन के कार्ड बनाए जाएंगे, मजदूर का ई श्रम कार्ड बनाया जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए जाएंगे, उनकी आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट की जाएगी और उनको बीमा दिया जाएगा। और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है उनके साथ तो उसमें क्लेम दिया रेलवे माल श्रमिक गोदाम की तरफ से उनको क्लेम दिया जाएगा। सर, जानना चाहता हूँ इसमें क्लेम कहाँ तक मिलता है? इसमें स्टार्टिंग क्लेम 1 लाख रुपए से है, अधिकतम 3 लाख रुपए तक की अभी स्कीम है। आगे इन फ्यूचर ये बढ़ सकती है और भी। सर, ये जो आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, हाँ। सारी बातें आप बता रहे हैं क्लेम वगैरह, हाँ। ये किसी कंपनी के मार्फत है या रेलवे द्वारा? ये रेलवे के द्वारा ही है साहब, रेलवे के द्वारा ही है, किसी कंपनी का कोई इसमें सिस्टम नहीं है, ना इसका कोई पैसा है। ये सब निःशुल्क काम किया जा रहा है, ये पूरा सर्वे किया जा रहा है, निःशुल्क काम किया जा रहा है। कितने दिन की प्रतिक्रिया रहेगी इसके अंदर? ये आपका श्रमिक कार्ड जो बन के आना है वो लगभग महीने भर में, मतलब 15 से 20 दिन में आपको कार्ड प्रोवाइड हो जाएगा और कार्ड प्रोवाइड होते ही आपका बीमा चालू हो जाएगा। मेड़ता रोड से 3 किलोमीटर दूर निकटवर्ती ग्राम पुंजास में ठेकेदार की हठधर्मिता के कारण ग्रामवासी इतनी भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। पेश है
मेड़ता रोड से हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी की एक खास रिपोर्ट। पानी की समस्या को लेकर स्थानीय ग्रामवासियों ने मेड़ता एसडीएम पूरण कुमार सेन को भी अवगत कराया है, जिसे लेकर एसडीएम ने एक आदेश भी जारी किया था। लेकिन एसडीएम के आदेश के बावजूद जलदाय विभाग के ठेकेदार ने अपनी हठ धर्मिता दिखाते हुए ग्रामवासियों को पीने का पानी तक नहीं दिया है। ग्राम में लगे ट्यूबवेल से फ्यूज निकाल कर ले गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार की राजनीतिक संगठनों से गहरी सांठगांठ है। वह अपनी हठधर्मिता के चलते ग्राम पंचायत में संचालित मीठे पानी के ट्यूबवेल को बंद करने की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, उसने ग्रामवासियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा भी दर्ज कराया है। उसने बताया कि ग्रामवासी अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए सरकारी पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जवाब में ग्रामीणों ने भी क्रॉस केस दर्ज करवा दिया है। ग्राम जाड़ोदा के सरपंच प्रतिनिधि पांचाराम विष्णु ने बताया कि ठेकेदार का आदमी प्राइवेट होने के बावजूद अपना अलग ही रूप दिखा रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो करना है कर लो, मैं पानी की एक बूंद नहीं दूंगा किसी को। ग्रामीणों ने कई बार जलदाय विभाग के जयन को भी फोन लगाया, लेकिन कोई फोन ही नहीं उठाता है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर शीघ्र ही पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो हम जन आंदोलन करेंगे, फिर मामला कोई भी हो। फिलहाल तो ठेकेदार और ग्रामीणों के इस टकराव से आम जन और बेजुबान मवेशियों को बूंद बूंद पानी के लिए इस भीषण गर्मी में तरसना पड़ रहा है। शिव 24 यही अपील करता है प्रशासन के कि इस तरह के ठेकेदार को तुरंत ब्लैक लिस्टेड किया जाए और ग्रामीणों की मांग पर अमल किया जाए। अपना नाम बताइए। पांचाराम विष्णोई, जारोड़ा सरपंच प्रतिनिधि। सरपंच केलकी देवी है, उसका बेटा हूँ मैं देख रहा हूँ जारोड़ा का पूरा प्रतिनिधित्व। सर, जानना चाहूँगा कि अभी आप इस ट्यूबवेल के पास में सब एकत्रित हुए हैं और एक विरोध कर रहे हैं कि ट्यूबवेल चालू करने का, क्या कारण है? पूरी इससे जानकारी मैं आपसे चाहूँगा। सर ऐसे बात है, ट्यूबवेल चालू नहीं है, पानी नहीं है तो मैं किस लिए मेरी बात सुनो। ट्यूबवेल मेरी बात सुनो, कल ने आज ने जितना भी चाहिए इस ट्यूबवेल के लिए, ट्यूबवेल के मोटर पाइप जितनी भी मशीनरी चाहिए हम देने के लिए तैयार है। लेकिन कारण क्या है कि ट्यूबवेल बंद है? ट्यूबवेल का कारण यही है कि प्रतिनिधि जो पीएचडी का है, कर्मचारी है, वो भाग नहीं ले रहे। ठेकेदार जिसको दिया है हमें परेशान कर रहा है, क्या करें बताओ। क्या कहता है ठेकेदार? ठेकेदार यही कहता है कि ये कर दूंगा, उसने मुकदमा भी कराया। अब बताओ जनता पे मुकदमा कौन लागू? वो सरकारी कर्मचारी थोड़ी है जिसने मुकदमा दर्ज कराया। वो कह रहा है कि पीएचडी कर्मचारी सरकार में विरोध पैदा कर रहे हैं। जनता का भी विरोध पैदा करी, बेचारी पानी के लिए मर रही है। किस प्रकार का उसने मुकदमा दर्ज करवाया है? यही कराया कि जनता है नहीं पाइपलाइन तोड़ रही है, ये कर रही है, जनता तो मर रही है। मेरी बात सुनो, जनता ने आज मेरे को बोला कि सरपंच साहब जितना 1 लाख 10 लाख रुपए चाहिए उगा के देने के लिए तैयार है। बेचारी इतनी प्यास से मर रही है। जनता के अलावा जनजीवन, जानवर, वन्य जीवी, हिरण रोज रहे मर रहे हैं। सब खाली पड़े हैं। ये अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम स्वरूप विष्णु। अच्छा, ये आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और एक विरोध कर रहे हैं पानी की समस्या को लेकर। क्या मामला है पूरा? थोड़ा ये मामला 10 दिनों से चल रहा है। हम एसडीएम साहब जारोड़े कैंप के अंदर हम शिकायत की इसकी। जैन साहब को यहाँ भेजा चेक करने के लिए, ट्यूबवेल बंद मिली। अच्छा। और जैन साहब ने वहाँ क्या ये ट्यूबवेल बंद है और वो 10 दिनों से बंद पड़ी है और वो अपनी अगड़ाई कर रहा है कि हम आपके हटाड़ी। तो अगड़ाई कौन कर रहा है? वो लाइनमैन। क्या कहता है वो कपिल, वो लाइनमैन का नाम कपिल है? कपिल है। अच्छा। कपिल वो ठेकेदार है। अच्छा। वो कहता है मैं मेरी मर्जी से करूँगा काम। अच्छा। ये गाँव वाला कौन होता है? और वो झूठा मुकदमा दर्ज कराता है, डराता है गाँव वालों को। क्या उसने आपके जो ठेकेदार है, हाँ। उस ठेकेदार ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हाँ कराया? बिल्कुल, पूरे गांव के खिलाफ कराया, 5 नामजद आदमियों के साथ और गांव के साथ। अच्छा। और वो वहाँ टैंकर भरने की कोशिश करता है, कहता मेरा पाइप गुम हो गया। वो वहाँ टैंकर भरने की कोशिश करता है। अभी लाइन है पूरी। अच्छा, ट्यूबवेल की लाइन से वो खुद टैंकर भर रहा है? हाँ, भरने की कोशिश करता है। वही पाइप है, वो पाइप तो पूरे हुए हैं सब ट्यूबवेल के। दोनों ट्यूबवेल के पाइप पूरे हुए हैं वहाँ पे। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत और पायलट की एक अंतर्कलह सामने आ रही है। दोनों ही गुटों के नेता अलग अलग मंच से अपने पर आरोप लगाते हैं। सीएम गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने संयम अब तक बढ़ता है, लेकिन अब वह संयम खो चुके हैं। सचिन पायलट पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट तो रूठी रानी की तरह छोटी छोटी बातों पर रूठ जाते हैं, नाखून कटवाकर शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है। संयम लोढ़ा ने पायलट पर तंज करते हुए कहा कि विधानसभा में एक पीतल का गेट मौजूद है, जहां पर सिर्फ सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की ही गाड़ी जा सकती है। सचिन पायलट के डिप्टी सीएम बनने के बाद जब उनकी गाड़ी वहां तक नहीं पहुंची तो वह उठ गई। वही सचिवालय की बात आई तो जिद पकड़कर बैठ गए कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में ही मेरा कमरा होगा, जो हो नहीं सकता था। जब उन्हें दूसरी जगह कमरा दिया गया तो फिर रूठ गए।
सैम लोढ़ा ने कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम सिर्फ नाखून कटवाकर शहीद बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप कुछ चुनावी साल में ही बेरोजगारी और घोटालों की याद क्यों आ रही है। अपने आप को हंसी का पात्र नहीं बताएं, बल्कि जिस पार्टी में है वह अनुशासन और मर्यादा का पालन करें। शैक्षणिक नगरी कोटा अब पर्यटन नगरी बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। राजस्थान का कोटा ऐसा पहला शहर है जहां पहले 7 अजूबे लगे थे। अब भारत के देश विदेश के व्यंजन की महक भी यहां पर बिखेरी जाएगी। प्रसिद्ध कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर 8 देशों का भोजन मेहमानों को परोसा जाएगा। साथ ही यहां पर विभिन्न प्रसिद्ध इमारतें भी बनाई जाएगी। गौरतलब है कि कोटा में पहले से ही 7 अजूबों का मॉन्यूमेंट बना हुआ है, जिसको लेकर पब्लिक में काफी उत्साह है। अब चंबल फ्रंट रिवर पर देशी विदेशी पर्यटकों के लिए लजीज खाने का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर प्रसिद्ध इमारतें भी देखने को मिलेगी। इसके लिए वर्ल्ड हेरिटेज जोन बनाया जाएगा। अलग अलग देशों के 9 प्रमुख भवन बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य है कि पर्यटकों को पूरी दुनिया के प्रसिद्ध भवन और उनमें अपनी मनपसंद भोजन का लुत्फ उठाने का आनंद देना है। कोटा को विश्व मानचित्र पर पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इन प्रसिद्ध इमारतों में वेस्टमिनिस्टर एबे इंग्लैंड, ईरान की आगाह बुजुर्ग मॉस्को, साउथ का गोपुरम टेम्पलेन एंट्रेंस, इटली का टेनवी फाउंटेन, दिल्ली का लाल किला इत्यादि बनाए जाएंगे। साथ ही चाइना का पगोड़ा, फोगोंग टेम्पल, फ्रांस का म्यूजियम, यूएस की कैपिटल वाशिंगटन डीसी और थाई टेम्पल की बिल्डिंग भी बनाई जा रही है। यानी आने वाले सालों में कोटा एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने वाला है। आपने अजय देवगन की मूवी दृश्यम तो याद ही होगी, जिसमें एक हत्या हो जाती है उनके हाथ से और वो शव को जमीन में दफना देते और पूरी पिक्चर उसी के आसपास घूमती है कि 2 अक्टूबर को कहाँ गए थे। ऐसा ही एक मामला उदयपुर में देखने को मिला है, जिसमें एक घर के अंदर युवक का शव जमीन में गड़ा हुआ मिला है। वारदात के बाद सब चौंक गए हैं। शव के सड़ने की बदबू सड़क तक आने लगी। तब लोगों को पता चला। पुलिस और फोरेंसिक की टीम ने शव को बाहर निकाला, मोर्ची में रिखवा दिया गया है। एएसआई रामनाथ सिंह ने बताया कि प्रवीण 16 मई को काम पे गया था। पुलिस ने शुभम के बारे में पूछताछ के लिए कॉल आया, उसका लगातार बंद आ रहा। पड़ोसियों का कहना है कि रविवार को जब उसके बच्चे और पत्नी मंदिर के दर्शन करके आप कहकर गए थे तो अब तक नहीं लौटे। घटनास्थल की बात करें तो फोरेंसिक पुलिस टीम पर पहुंची है। कमरे में कुछ फर्श उखड़ी हुई दिखाई दी। जब ज़्यादा बदबू हटा दी तो फिर मिट्टी हटाई गई तो शव निकला। शुभम के माता पिता को दिखाया गया तो उन्होंने पहचान लिया। अब ये पता नहीं है कि ये शुभम को किसने मारा है। डॉक्टर ने यह जरूर कहा कि शुभम के शरीर पर चोटों के निशान है। हो सकता है कि दृश्यम मूवी को देखकर किसी ने अपना बदला लेने के लिए ठीक वैसी ही वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल तो पुलिस जांच कर रही है, लेकिन फिर भी शक की सुई इसी पड़ोसियों पर जा रही है।